स्वागत है आप सभी का जिसका नाम है मास्टरगंज कॉम्पिटिशन्स। इस चैनल पे आप स्वागत है आपका। एक्चुअली क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं पत्र लेखन कर रहे हैं। जूनियर असिस्टेंट या यूँ कहें स्टेनो के लिए भी कर रहे हैं, साथ ही साथ PET पेट 2025 के लिए कर रहे हैं। कुछ ज़्यादा हो गया क्या? जो भी है सब कुछ इसी का मिला कर रहा है। अब इससे रिलेटेड UPSSC पे जो भी पोस्ट आ रही हैं उसके लिए सारी ये हिंदी बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो उसी के पिछले ही वीडियो की कड़ी में जितने भी आए हैं उसमें हम नया जोड़ रहे हैं, ठीक है। इसके पहले जो भी चैप्टर थे हम लोगों ने किया है और 218 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम करेंगे 219वां, लेकिन टॉपिक क्या है? पत्र लेखन, ठीक है। आपको थंबनेल के माध्यम से, जिसको हम आप लोग कुछ लोग पोस्टर बोलते हैं, लेकिन थंबनेल टेक्निकल भाषा है, उसमें दिख गया होगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये है थोड़ा सा, ये जो टॉपिक है ये एक सिंगल पेज पे या एक स्लाइड पे नहीं शो करेगा। इसके लिए अलग से भी कुछ मतलब उसके बगल वाला भी देखना होगा। तो आसपास के ये जो हाशिए पे इधर उधर कुछ जो दिखाई देंगे उसको आप इग्नोर करिएगा। जो क्वेश्चन, ठीक है, जो सवाल या प्रश्न में दिए गए होंगे PYQ, उसी पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गया डिस्क्लेमर। अब आते हैं पॉइंट पर। पत्र लेखन के बारे में 219 नंबर प्रश्न है, कौन सा विकल्प सही नहीं लगता? ध्यान से सुनिएगा, ये कौन सा विकल्प सही नहीं लगता। हम PYQ कर रहे हैं तो जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसके बारे में हम सोचते हैं। पहले इसका ऑप्शन देखते हैं। अपने से छोटों को पत्र लिखते समय समापन उपसंहारा तुम्हारा, तुम्हारी, शुभ चिंतक, शुभाकांक्षी, हितैषी जैसे शब्दों से होना चाहिए, ठीक है। ये प्रश्न संख्या 219 का ये ऑप्शंस ए है, ऑप्शन वन ऑफ ऑप्शंस का ए है। अब इसका अगला क्या होगा? दूसरा क्या है? दूसरा कहाँ है रे दूसरा? ठीक है, किसी फिल्म का डायलॉग है ये, शोले का। सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन, सादर नमस्ते लिखा जाना चाहिए। ऑप्शन बी था। अब सी देखिए, पिताजी, माताजी और अन्य बड़े लोगों के लिए पत्र में आदरणीय, पूज्य शब्द जैसे शब्दों में प्रशस्ति होनी चाहिए। डी क्या है? व्यक्तिगत पत्रों में औपचारिकता ही नहीं होती। तो आंसर क्या है? सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन, सादर नमस्ते लिखा जाना चाहिए, ठीक है। आंसर बी है। आप लोग जान लीजिए। देखिए, आप लोग जो जानते हैं कॉमन सेंस लगाने की तो ज़रूरत है ही, साथ साथ इसका एक रूल होता है। जो हिंदी साहित्य होता है या पत्र लिखन जो होता है वो कई कुछ नियमों के अनुसार चला जाता है। तो अगर आपका कॉमन सेंस से अगर इसकी डिससिमिलैरिटीज़ होती है तो उसको नेगलेक्ट करिएगा, ठीक है। आप इसको समझने की ज़्यादा कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा। तो आंसर है सरकारी वाला, ठीक है, बी है। सरकारी कार्यालय में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन, सादर नमस्ते लिखा जाना चाहिए, यह सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन भवदीय लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो आंसर यही है, नमस्ते की जगह भवदीय लिखा जाना चाहिए। जैसे इसमें था, आंसर क्या था? सही नहीं लगता, नहीं पूछा था तो उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। लिखता है 220 नंबर, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिए लिखे गए पत्र को किस प्रकार का पत्र कहेंगे? ठीक है, सीधी सीधी बात। अनौपचारिक पत्र, व्यवसायिक पत्र, व्यक्तिगत पत्र और औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र की बात हो रही है, आंसर डी है इसका। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखा गया पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। औपचारिक पत्र उन्हें कहा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो। औपचारिक पत्रों की भाषा स्पष्ट, संक्षिप्त और समझने योग्य होनी चाहिए, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, ये लाइन आने वाले टाइम पे इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। PYQ इसीलिए हम कर रहे हैं ताकि हम आगे चीज़ों समझ पाएँ, ठीक है। 221 है, एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होगा? सादर प्रणाम, आपका प्रिय, भवदीय, आपका आज्ञाकारी, ठीक है। तो आंसर सी है, एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर भवदीय कथन उपयुक्त होगा। समझ में आया? अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लिखते हैं। दो भागों में विभाजित किया जाता है, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक होता है जो व्यक्तिगत होता है, पर्सनल लेटर, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिखता है। दूसरा ये
औपचारिक होता है, प्रार्थना प्रार्थना पत्र होता है, कार्यालयी पत्र होता है और व्यावसायिक पत्र आदि होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 टाइप का होता है और ये ऐसे होता है। आगे बढ़िए। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाले शिकायत पत्र किस श्रेणी में आते हैं? किस श्रेणी में आते हैं भाई? तो देखिए, पहला है व्यावसायिक, दूसरा है कार्यालयी, तीसरा है संपादकीय, चौथा है व्यक्तिगत। तो कार्यालयी पत्र किस श्रेणी में आते हैं? अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायती पत्र कार्यालयी पद की श्रेणी में, पत्र की श्रेणी में आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 223 नंबर। कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं है? पुस्तकें मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को लिखा जाने वाला पत्र, अंक तालिका में नई प्रति प्राप्त करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लिखा जाने वाला, अवकाश के लिए विद्यालय प्राचार्य को लिखा गया आवेदन पत्र, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखे जाने वाला पत्र। नहीं की बात पूछ रहा है तो यही है। ठीक है, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखा जाने वाला बधाई पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता। वे पत्र किसी व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति को भेजे जाते हैं या ऐसे व्यक्तियों को जो व्यावसायिक जीवन से जुड़े हैं, औपचारिक पत्र कहलाते हैं। व्यावसायिक ही याद रखिएगा, ज़्यादातर ये जरूरी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये जो प्रश्न है ये क्या है? अपठित गद्यांश पर या एवं पद्यांश पर प्रश्नोत्तर है। ठीक है, 224 से 228 क्वेश्चंस ऐसे, 224 नंबर से 228 तक ऐसे प्रश्न हैं जो इन्हीं गद्यांशों को पढ़ने के बाद या पद्यांशों को पढ़ने के बाद इन्हीं में से आपको निकाला। हो सकता है इसका टाइटल पूछ ले इसका, या फिर ये हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ एक वर्ड्स को पूछ ले, इसका थीम्स पूछ सकता है, इसका सब टाइटल पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है आप ही देखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं। देखिए, इस टाइप को हम लोग 2 तरीके से करते हैं। जैसे यूपीएससी में सीसेट जब करते थे तो इसमें इसीलिए एक्यूरेसी ज़्यादा होती थी। यूपीएससी सीसेट की बात करता हूँ। पहले क्या करते थे, जो इसमें क्वेश्चंस दिए होते थे उसको पढ़ लो। ठीक है, जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको पढ़ लो, उसके बाद यहाँ से हाईलाइट करके देखते रहो। पहला है। दूसरा ये है कि पूरी तरह से पूरा पढ़ो, इंटायरली के बाद जहाँ जहाँ जो ज़रूरत पड़े उसको नोटिस कर लो। ठीक है, उसको नोटिस कर लो, उसके बाद ऐसे करो। और तीसरा सबसे ये बात है कि कुछ जो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ होता ही है, ये हर जगह अप्लाई नहीं होता है। ये कैट मैट जेट जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जो अपर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ भी होता है। तो क्या करते हैं कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया, इसका ऑप्शन ये दिख रहा है, ऑप्शन ऐसा दिख रहा है। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर उसके अगेंस्ट जा करके जा रहा है तो जायज़ सी बात है इस पूरे पैसेज में कहीं वो चीज़ नहीं दिखाई देगी। मेरी बात समझिए कि अगर चंद्रमा रात में या महीने में 15 दिन आधा दिखता है, फुल दिखता है, रात होती है, या सूर्य पूर्व की तरफ उगता है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना भाई, ये तो हमेशा ऐसा रहेगा। ठीक है, भारत जो है कंटिनेंट में आता है, एशिया, ये भी अपने आप में है, ये तो चेंज नहीं करेगा कि अफ्रीका में आ रहा है। तो इस तरह से जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, वो चाहे इस पद्य में रहे या गद्य में रहे, ये हमेशा एक ही जगह रहेगा। तो अगर इससे रिलेटेड कोई और भी है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में अगर दिख रहा है तो सीधे काट दीजिए। जो क्वेश्चन में आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको मार्क करके फिर आकर के यहाँ बीच में पढ़ के फिर क्वेश्चन दीजिए। जैसा आप चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। 2-3 रास्ते हैं जनरली करने के लिए, ऐसे 75 रास्ते हैं, लेकिन 2 ये अपनाए हुए हैं। इसमें बहुत ही फ़र्क दिखता है, या यूँ कहें कि इसमें बहुत अच्छा से समझ में आती हैं चीज़ें। चलिए शुरू करते हैं। तो कहता है, सच्ची मित्रता जितनी बहुमूल्य होती है उसे बनाए रखना भी उतना ही कठिन है। इस मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है क्या है? सहिष्णुता और उदारता। इसको हाईलाइट कर देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी रहती ही है। पूर्ण निर्दोष और सर्वगुण संपन्न व्यक्ति कोई भी नहीं होता। देखिए, अभी रुक जाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। हाँ, मिस्टर परफेक्शनिस्ट जो ये फिल्मी लाइन वाले हैं उनको बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करो, कोई परफेक्ट नहीं होता है, साफ साफ दिख रहा है। अतः मित्र के अवगुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोष दर्शन और एक दूसरे पर छींटा कसी से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है। आज भौतिकवादी युग है, इस युग में सच्चे मित्र का मिलना वैसे भी कठिन है। अधिकतर मित्र अपना उल्लू सीधा करने के लिए मित्रता का स्वांग रचते हैं और अपना काम बन जाने के बाद अंगूठा दिखाकर चलते बनते हैं। ऐसे मित्र सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विश्वमन करते हैं। कौन से मित्र करते हैं?
विषममन करते हैं। अतः शास्त्रों का मत है ऐसे मित्र मुख पर अमृत वाले विष से भरे घट के समान त्याज्य हैं। रामचरितमानस में कहा गया कि जो जे न मित्र दुख हुई हैं दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। तो किसी का परिभाषा दिया था, किसी के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था, कैसे थे, कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं। जो मित्र अप्रिय वचन बोलते हैं, नहीं अप्रिय वचन बोलते हैं लेकिन नहीं ये नहीं है, ये जो पीठ पीछे बुराई करते हैं, सीधी सीधी बात है, ये वाली बात है। तो यहाँ साफ दिख रहा है क्या, लेकिन पीछे विषममन करते हैं। तो भाई विषममन वाला वर्ड देखिए, मैंने वहाँ हाईलाइट किया था यहाँ पे और यहाँ पे आ गया। ज़्यादा बात मतलब ये सामने दिखता है। ये जो 5 नंबर होते हैं ना, इसको आपको आने ही चाहिए, 5 नंबर चाहिए ही चाहिए, चाहिए भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, जो सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछ विषमन करते हैं, ऐसे मित्र को त्याज्य के समान है। ठीक है, विषममन शब्द में कौन सा समास है, क्या बात है, ये होता है क्वेश्चन। द्वंद्व, द्वंद्व हो गया, बहुब्रीहि हो गया, अवैभव हो गया, तत्पुरुष हो गया, कौन सा है, तो इसका डी आंसर सही है, विषममन तत्पुरुष समास होगा। अतः विषममन विग्रह करेंगे, विष को उगलने वाला, विष मतलब विष को उगलने वाला, जहर बोलने वाला, जहर बोने वाला। ठीक है, तो चलते हैं। पातक शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है, पातक, पातक शब्द का विलोम निम्न में से कौन सा है, यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, तो देखिए अगर इसमें आपके सामने रहेगा तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा मजा आएगा, इसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। पातक शब्द का विलोम निम्न से क्या है, पुण्य, पुण्य मतलब पातक। ठीक है, इसका विलोम है, सॉरी इसका विलोम है मतलब पुण्य का पातक विलोम है, पुण्य का पाप है मतलब पातक, वही वाली बात है। ठीक है, पातक, हाँ तो विलोम शब्द है, पाप भी है, लेकिन पातक शब्द का विलोम निम्नलिखित में कौन सा शब्द है, पातक का विलोम पुण्य, पातक को खुद ही पाप है, तो यहाँ तो पर्यायवाची हो जाएगा ना, तो इसीलिए ये है। दिए हुए प्रश्न का पातक का विलोम शब्द पुण्य है। ठीक है, अब आइए, मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है, उपयुक्त शब्दों में से पूरा कीजिए। क्या है, उधार लेना, समय पर सहायता न करना, सहिष्णुता, उदार बनना और बुराई करना, गुणों को छिपाना। आवश्यक तत्व क्या है, आप एक बार जाकर देखते हैं यहाँ पे, सहिष्णुता और उदारता साफ साफ दिख रहा है। रखने के लिए, रखने के लिए प्रमुख आवश्यक क्या है, सहिष्णुता और उदारता, यही वाला देख लीजिए यहाँ पे, साफ साफ है, सी आंसर इसका सही है, सी। देख लेते हैं। अतः सी है, अतः मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सहिष्णु और उदारता सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व हैं। अब चलते हैं 228 नंबर, किस कारण से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है। दोस्त दर्शन एक दूसरे की छीटाकशी, स्पष्ट और सीधी बात करने से, असहयोग करने से और झूठी प्रशंसा करने से। ये छीटाकशी वाला वर्ड वहाँ था, याद रखिएगा। एक छीटाकशी के छीटा छठी छठी चौं चौं छी छांग छांग था, छीटाकशी एक दूसरे को छीटा करने से पैदा करने दरार पैने वाला, तो यही आंसर है, और क्या, देख लीजिए। आसान था, ऐसा बहुत बड़ा टफ नहीं था, छीटाकशी वाला सा वर्ड था, हो गया आंसर। अब अगले चलते हैं प्रश्न पर, 229 नंबर पे, 229 नंबर, 229 देखिए, अरे हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, छीटाकशी पहले में था, ये भी था। अब चलते हैं, दूसरा जो है हमारा प्रश्न है, प्रश्नों की श्रृंखला में 229 से 233 नंबर तक। अब पढ़ लेते हैं भाई, थोड़ी सी भाषण की बात है, आप लोग भी पढ़िए, पूरा लिख देंगे तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा, आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। ठीक है, एकता के महत्व से संबंधित अनेक लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं, यथा 10 की लाठी एक का बोझ, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इत्यादि। एक तिनके की क्या हस्ती, लेकिन जब वही तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है, तब इससे बलशाली हाथी भी बंध जाता है। ठीक है, एक ईंट की क्या विसात, लेकिन जब यही ईंटें मिलकर दीवार बनाती हैं, तब उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। एक बूंद जल का क्या अस्तित्व, लेकिन जब इन्हीं बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है, तो उसे लांघना दुष्कर हो जाता है। एक चींटी की क्या औकात, लेकिन जब ये छोटी सी चींटियाँ एक साथ हो जाती हैं, तब अपने से बड़े आकार के जीवों को चट कर जाती हैं।
क्या बात है। एकता के महत्व से संबंधित एक किसान और उसके बच्चों की और लकड़ी के दो टुकड़ों की कथा प्रचलित है। लकड़ी के टुकड़े जब अलग अलग रहते हैं तब बच्चों द्वारा वे आसानी से तोड़ दिए जाते हैं, परंतु वे वे ही टुकड़े जब संगठित होकर गट्ठर बन जाते हैं तब बच्चे तोड़ नहीं पाते। इन दृष्टांतों जो इसके पहले जो हम लोगों ने सारे पढ़े हैं, एक स्पष्ट है कि एकता में ही बल है। अब चलिए ये सब इनसे सारे ढेर सारे जो हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जब चींटियाँ एक साथ जाती हैं तो क्या कर जाती हैं, अपने से बड़े आकार को चट कर जाती हैं। ये वाक्यांश में था, वाक्यांश नहीं, इस गद्यांश में था। गद्यांश में जो लोकोक्तियों का पूरा गद्यांश एक बना रखा है उसका है। ठीक है, साफ साफ दिख रखा है। अकेला चना भड़ नहीं फोड़ सकता, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? हाँ, सी आंसर, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। आगे बढ़िए। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। बूंद से सागर का बनना, जीवन की सच्चाई, संगठन में शक्ति, अनेकता में एकता। ये तो उल्टा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये दूसरा हो गया। गद्यांश का क्या? बूंद से सागर बनना या संगठित एकता में। ठीक है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? जो पूरा दिया है, एक नहीं कई दिया है ना, एक दिया है ये ढेर सारे गद्यांश बना रखा है, सब में एक छोटा छोटा टुकड़ा है कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो क्या है? एकता में शक्ति की, संगठन में ही शक्ति की बात कर रहा है वो, संगठन में शक्ति। ठीक है, तिनके की क्या विशेषता? तिनके का घास का काम करता है, तिनके से चिड़िया घोंसला बनाती है। तिनका अर्थ क्या है? तिनका संगठित होकर सच्ची बन जाता है, तब इसे बलशाली हाथी भी बन जाता है। ठीक है, साफ साफ बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। देख लेते हैं। तो ये इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, लेकिन हम भी बता देते हैं कि ये डी आंसर सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन ये है डी। दिए गए विज्ञान से आप सब कुछ पढ़ते ही हैं, आप लोग जानते ही होंगे। तिनके की विशेषता बताने वाले अकेले तिनके की कोई हस्ती नहीं है, लेकिन जब वो तिनका कई संगठित होकर रस्सी का रूप धारण करते हैं तब वो विशाली हाथी भी बन जाता है। ठीक है, बूंदों के मेल का क्या महत्व है? बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है, बूंदों के मेल से घड़ा भर जाता है, पानी करिए डैश 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 जो पार नहीं कर पाता है। अभी इसके पहले जो था आपको दिखाया था मैंने, अरे बगल में तो देख लो ना यार। ठीक है, एक बूंद जल का क्या अस्तित्व, लेकिन जब बूंदों से मिल कर सागर बन जाता है, दैट दैट ठीक है, लांघना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 233 नंबर है, इसका आंसर ए है। एक बूंद जल का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन जब यही जल बोलो, ठीक है, डैश। अब ये अगले प्रश्न के समूह को देखते हैं, जो 234 नंबर से 238 आती है। 5 क्वेश्चन यहाँ भी मिल जाएंगे आपको। तो शुरू करते हैं, वही है, गद्यांश ही है। ठीक है, जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या की समय सारणी अथवा तालिका बनाकर उसका पूरी दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जिस विद्यार्थी ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया उसके लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई काम पूरा न होने पर समय की दुहाई देते हैं। वास्तव में सच्चाई इसके विपरीत होती है। अपनी अकर्मण्यता और आलस को वे समय की कमी के बहाने छिपाते हैं। कुछ लोगों को अकर्मण्य रह कर निठल्ले समय बिताना अच्छा लगता है। ये बड़ा अच्छा है, मेरे कुछ दोस्त हैं। हाँ, ऐसे लोग केवल बातूनी होते हैं। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों ने सदैव कार्य व्यस्तता में जीवन बिताया। उनकी सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग रहा है। दुनिया में अथवा प्रकृति में हर वस्तु का समय निश्चित है। समय बीत जाने के बाद कार्य फलप्रद नहीं होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके किस पे था? समय पे था, समय पे था। यू है उर्दू के शब्द में, फारसी में वक्त। ठीक है, टाइम बाउंडेशन। कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं? अपना बातूनीपन, निठल्लापन, अपनी अकंडमता और आलस। यही सही है उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार कुछ लोग समय की कमी अपनी अकर्मण्यता और आलस छुपाते हैं। ये यहाँ साफ लब लिखा है, साफ साफ ये है। अगले प्रश्न पे देखते हैं।
विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है दृढ़ विश्वास बनाए रखना, समय की दुहाई देना, समय पर काम करना, समय की कीमत समझना। तो वही है, टाइम बनाने के लिए बोल रहा था, समय सारणी बनाने की कर रहा था, वही बात है। विद्यार्थी समय की सही उपयोग करना सीख लिया। ये कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता है? समय से अधिक होने पर, समय से कम होने पर, समय से बीत जाने पर। ठीक है, लास्ट में ही था। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार समय बीत जाने के बाद कार्य फलप्रद नहीं होता, साफ साफ था। अकर्मण्यता, अकर्मण्यता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय कौन सा है? क्या बात है, ये होता है असली नरसिम्हा, यही है असली नरसिम्हा। ठीक है, तो अकर्मण्यता में उपसर्ग अ है और ये प्रत्यय ता है, साफ साफ है। उपसर्ग ये, प्रत्यय ये। अरे उपसर्ग मतलब आगे आता है, प्रत्यय जो पीछे आता है। प से प्रत्यय और पे से पीछे, अ से आगे, और इसका हट डंडी हटा देता, उपसर्ग हो गया। दैट्स इट, हो गया। यह और तय आता है, बाकी सब सही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उपयुक्त में अनुच्छेद में दिए गए शब्द अकर्मण्यता में अ उपसर्ग एवं प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसका कर्मण्य मूल शब्द है। कर्मण्य, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसी के वर्ड पे डिपेंड करता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, ये बोलता है, क्या बोलता है, बोलता हाँ, इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं उपसर्ग और प्रत्यय का, जिसको हम पहले से देख चुके हैं, लेकिन अब भाई आ गया है तो देख लेते हैं। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे भ्रमण शब्द में परि, उपसर्ग लगने से परिभ्रमण शब्द बना। ठीक है, इसी तरह से प्रत्यय शब्द के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे भला में आई लगा दें, क्या हो जाएगा? भलाई। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, ये हिंदी ऐसी चीज़ है, ये ऐसे में हम कर रहे हैं, अगर बीच बीच में थोड़ा सा जोक्स अपार्ट या ऐसा कुछ चीज़ें नहीं डालेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। तो इसको इंटरेस्टिंग वे में, अपने टेक्निकल वे में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम टाइम में बेस्ट फॉर डूइंग दिस। ओके, 238, दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है? समय का पालन करना, समय का सदुपयोग करना, समय की कीमत, समय का प्रयोग ये गलत है, समय का सदुपयोग। देखिए, समय का पालन जैसी कोई बात नहीं होती, समय कीमत तो है ही। ठीक है, तुम कीमत भले समझ रहे हो लेकिन कुछ कर नहीं रहे हो, उपयोग नहीं कर रहे, तो ये क्वेश्चन गलत, ये ऑप्शन गलत है। समय का पालन करना, समय ऐसा कोई रूल थोड़ी देता है भाई, समय रूल नहीं है। समय का सदुपयोग ही बेस्ट ऑप्शंस दिख रहे हैं इसमें। ऑप्शंस में एक ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, उपरयुक्त अनुच्छेद के अनुसार दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न के गुच्छे। गुच्छे जो हैं, गुच्छे, ये क्या बोलते हो यार? थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। बोलता है 239 से 243, कोई 43 बोलता है, 43 कोई बोलता है, 3-4 लोग नॉर्थ इंडिया में, या ये दिल्ली वाली भाषा 43 बोलते हैं। ठीक है, झारखंड में भी बोलते हैं। अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ से प्रश्न संख्या ये। अब चलते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ लो भैया। नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने के लिए बांध का उपयोग किया जा सकता है। वेरी गुड। बांध लघु, मध्यम एवं बड़े तथा बड़े आकार के हो सकते हैं। वेरी गुड। बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल होता है। इनके निर्माण में अत्यधिक शक्ति, समय, धन खर्च होता है। बांध का निर्माण कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी किया जा सकता है। भाखड़ा, भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर, टिहरी बांध इत्यादि बड़े बांधों का उदाहरण है। एक बांध के लिए आवश्यक है कि इसमें इसके पीछे के पानी के भार को भार को वहन करने की क्षमता हो। ठीक है, बांध पर धकेले जाने वाली जल की मात्रा का जल दाब, जल की गहराई बढ़ने के साथ बढ़ता है। इसके परिणाम स्वरूप कई बांधों का तल चौड़ा होता है, जिससे यह सतह के काफी नीचे के भाग में बहने वाले जल का भार वहन कर सके। वर्षों से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण में वृद्धि तथा कृषि में विस्तार होने से जल की मांग बढ़ती जा रही है। अतएव अतएव जल संरक्षण आज की आवश्यकता बन गई है।
वर्षा जल संचयन मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा किए जल को भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लेने की प्रक्रिया है। इसके लिए यह आवश्यक है कि भूजल की गिरावट को रोका जाए तथा भूजल स्तर में सुधार किया जाए। साथ ही समुद्र के जल का अंतर्गमन अर्थात समुद्र जल को भूमि की तरफ आने से रोका जाए। वर्षा के मौसम में अधिकतम जल का संरक्षण किया जाए। बहुत सारी बातें दे दिया है। अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, ये प्रश्न है, बड़े बांधों का निर्माण करना अत्यधिक जटिल क्यों होता है? कम जरूरत होने के कारण? ये तो कुछ गलत ही है। जनता के लिए हानिकारक होने के कारण? ये भी गलत है। व्यय और खर्चों और शक्तियों के दुरुपयोग? क्या है, क्या है ये? साफ साफ लिख रहा है डी, अत्यधिक शक्ति, धन, समय खर्च होने के कारण जटिल होते हैं। अनुच्छेद के अनुसार बड़े बांधों का निर्माण डैश डैश डैश, ठीक है, यहाँ तो साफ 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 पता चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? औद्योगिकरण में वृद्धि, वर्षों से जनसंख्या कृषि में विस्तार, ठीक है, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या, तापमान में वृद्धि, वनों में वृद्धि के कारण, कृषि में ह्रास, औद्योगिकरण में वृद्धि तथा पर्यावरण में जल का डैश डैश डैश। साफ साफ दिख रहा है औद्योगिकरण में वृद्धि, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए साफ साफ स्पष्ट साफ साफ पता चलता है। ठीक है, मजा ले रहा हूँ मैं। बूर होने से बचा रहा हूँ आपको। 240 नंबर का प्रश्न यही था कि आंसर औद्योगिकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में सुधार विस्तार होने से जल की डिमांड बढ़ रही है, इसीलिए जल की डिमांड बढ़ रही है। हो गया। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार वर्षों से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण में वृद्धि तथा कृषि में विस्तार होने से जल की मांग बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है 241 नंबर का, जल संचयन वह है जिसमें, सही कथन क्या पूरा करना, वर्षा को मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि संरक्षित करके काम किया जाता है। यही सही है, साफ साफ दिख रहा है एकदम आसानी से। अरे सभी तो जानते हैं, कॉमन ही से तो सेंस है। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार जल संचयन वह है जिसमें वर्षा का जल मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा किए जल को भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लेने की प्रक्रिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 242, जल संरक्षण क्या है का सही समास विग्रह, समास का नाम। ठीक है, जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास का नाम क्या है? जल संरक्षण मतलब तत्पुरुष समास, जल संरक्षण का जल अव्ययीभाव समास, संरक्षण किया जल है जिसका बहुब्रीहि, क्या है यार, क्या बोलता है? जल के लिए संरक्षण का मुख्य समास। पहला आंसर सही है, जल का संरक्षण तत्पुरुष समास। ठीक है, बोलता है तत्पुरुष समास का परिभाषा। देखिए आप गद्यांश कर रहे हैं फिर भी आप समास को पढ़ते जा रहे हैं। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास होता है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, रामचरित, राम का चरित, हो तो गया। समझे? तो अगला प्रश्न देखते हैं। बांध का निर्माण किया जा सकता है, पूरा कीजिए। लकड़ी, चट्टान अथवा मिट्टी से, केवल लकड़ी और मिट्टी से, कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी। वो साफ साफ दिख रहा था, साफ पता चलता है। यहीं पे तो दिख रहा था ना, कहाँ गया? हाँ, कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से। तो आइए देख लेते हैं। देखिए बीच बीच में थोड़ा सा मैं हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बार बार मैं जानबूझ करके लेके जा रहा हूँ ताकि आपको ये दिमाग में फिट हो जाए, एकदम फिक्स हो जाए कि इस तरह से पढ़ा गया था, इस तरह से वहाँ पे मास्टर ने सॉल्व किया था क्वेश्चन को। तो बांध का निर्माण किया जा सकता है, ये वाला है। बांध का निर्माण कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी किया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का है क्या 244 से 248 नंबर प्रश्न है। यहाँ से देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम पढ़ लेते हैं। मेरे एक मित्र हैं बड़े विद्वान, विद्वान नहीं विद्यमान, मेरे एक मित्र हैं बड़े विद्वान, स्पष्टवादी, नीतिमान। वह इस राज्य के बहुत प्रतिष्ठित नागरिक हैं। उनसे मिलने से सदा नई स्फूर्ति मिलती है, यद्यपि वह अमावस्या, हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, ऑलराइट। उनसे मिलने से सदा नई स्फूर्ति मिलती है, यद्यपि वह
अवस्था में मुझसे छोटे हैं, तथापि मुझे सदा सम्मान देते हैं। इस देश में यह एक अच्छी बात है कि सब प्रकार से हीन होकर भी यदि कोई उम्र में बड़ा हो तो थोड़ा सा आदर पा ही जाता है। मैं भी पा जाता हूँ। मेरे इस मित्र की शिकायत थी कि देश की दुर्दशा देखते हुए भी मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, अर्थात इस दुर्दशा के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ। यह एक भयंकर अपराध है। कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी जिस प्रकार मौन धारण किया था, वैसे ही कुछ मैं और मेरे जैसे कुछ अन्य साहित्यकार चुप्पी साधे हैं। भविष्य इसे उसी तरह क्षमा नहीं करेगा जिस प्रकार भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। मैं थोड़ी देर तक अभिभूत होकर सुनता रहा और मन में पाप बोध का भी एहसास हुआ। सोचता रहा, कुछ करना चाहिए, नहीं तो भविष्य क्षमा नहीं करेगा। वर्तमान ही कौन क्षमा कर रहा है? काफी देर तक मैं परेशान रहा। चुप रहना ठीक नहीं है। कमबख्त, भविष्य कभी माफ नहीं करेगा। उसकी सीमा भी तो कोई नहीं है। 5000 वर्ष बीत गए और अब तक बेचारे भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। भविष्य विकट असहिष्णु है। काफी देर बाद भ्रम दूर हुआ। मैं भीष्म नहीं हूँ। अगर हिंदी में लिखने वाला कोई भीष्म हो जाता हो तो भी मुझे कौन पूछता है। बहुत ज्ञानी गुणी भरे, अच्छा अगले पेज पे है। बहुत ज्ञानी गुणी भरे पड़े हैं, मुझसे अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे हैं। मुझे कोई डर नहीं। भविष्य नामक महादुरंत अज्ञात मुझे किसी गिनती में लेने वाला नहीं। डरना हो तो वे ही लोग डरें जिनकी गिनती हो सकती है। तुम क्यों घबराते हो? मन साराम, तुम तो न 3 में न 13 में बड़ी राहत मिली इस यथार्थ बोध से। ये किसी बुक का है, किसी पद्यांश, किसी चैप्टर का है, किसी लेखक का वहाँ से कट कॉपी पेस्ट किया गया है। तो आइए, बहुत बड़ा था, आप लोगों ने समझा भी होगा, समझने की कोशिश किया होगा। अब भले ना समझ में आए लेकिन पूरी कोशिश किया होगा कि क्या मास्टर पढ़ रहा है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, हमारी कभी आदत नहीं है कि चीज़ों को एक साथ लेकर के खुल के पढ़ने, खुल के जीने वाले इंसान हैं, मस्त मौला रहने वाले। तो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसे आ जाती हैं, ध्यान कहीं और चला जाता है, किसी शब्द को पढ़े या देखे उसके अंदर घुस जाते हैं, तो इस तरह से कुछ छोटी मोटी एरर और मिस्टेक्स हो जाती है, सिली मिस्टेक। आइए आपके समक्ष उस प्रश्न को लाते हैं जो इससे बना है, इससे पूछा गया है। न 3 में न 13 में मुहावरे का अर्थ क्या है? न 3 में न 13 में, किसी भी गिनती में ना आना। ठीक है, न 3 में न 13 में मुहावरे का अर्थ क्या है? किसी भी गिनती में ना आना। मुहावरे का अर्थ क्या है? पद, उस पदबंध या वाक्यांश को कहते हैं जिसका अर्थ शाब्दिक न होकर विलक्षणता, लाक्षणिक, विलक्षण और लाक्षणिक होता है। पानी फेर देना, बिगाड़ देना। भर्त्सना पे मैंने वो किया है। भर्त्सना मतलब निंदा, तिरस्कार, क्रिटिसाइज। नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव है, लेकिन पढ़े लिखे वाला, गाली नहीं है। ठीक है, हाँ, भर्त्सना का तात्पर्य निंदा और तिरस्कार है, पढ़े लिखे लोगों के लिए है। अब 240 नंबर प्रश्न देखते हैं। लेखक की परेशानी का क्या कारण है? लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। लेखक के मित्र ने शिकायत की और उन्हें बताया कि देश की दुर्दशा देखते हुए वह कुछ नहीं कह रहा है। लेखक ने सोचा कि उन अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे, बहुत ज्ञानी लोग भरे पड़े हैं। भविष्य विकट अहिष्णुर है और भविष्य की कोई सीमा नहीं है। देखिए, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन ये जो बी लग रहा है इसी के हिसाब से चीज़ें चलेंगी। लेकिन देखिए, ए आंसर सही है। क्या दिख रहा है? कोई कुछ कह नहीं रहा है, ये तो ठीक है। परेशानी का कारण ये भी है, कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन लेखक सही तो भविष्य और कभी क्षमा नहीं करे जैसे भीष्म को। हाँ, थोड़ा सा यार इसमें दोनों में मुझे ऐसा लग रहा है, आप भी जब पढ़ेंगे, जब पूरे पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि इसमें क्या है। अब इसके बाद रिवाइज आंसर की आई थी कि नहीं आई थी, क्योंकि ये पुस्तक तो पहले प्रिंट हो गई थी जब से एग्ज़ाम होने के बाद 2024 तक। अब उसके बाद से आंसर की, एग्ज़ाम के बाद आंसर की आई है, उसको यहाँ पे करेक्ट किया गया है कि नहीं किया गया है, कि ये जो PDF मेरे पास है वो तो है। ठीक है, मीन्स यूपी TSSC
पेट जो 29 तक, यहाँ तक तो मुझे लगता है कि भाई अपडेटेड ही है, मुझे ये लग रहा है, मैं कोई जानकार नहीं हूँ, लेकिन आंसर ये सही है। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें समझ में या थोड़ा सा डिससिमिलैरिटीज़ हो रही होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था देखते हुए भी कुछ नहीं कह रहा और लेखक भी कुछ नहीं कह रहे थे। चिंता का विषय ये है। लेखक की परेशानी का कारण ये था, बोला कि लेखक और उसके जैसे साहित्यकारों को भविष्य की क्षमा नहीं करेगा। जैसे अरे क्षमा क्यों नहीं करेगा, ये भी तो डिपेंड करता है। ओके ओके ओके, ऑल राइट, ठीक है, इसमें हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया? कौरवों की सभा में भीष्म ने भयंकर आप ही मौत था। ठीक है, यही तो आंसर क्या है। जो महाभारत जानते हैं वो जानते हैं, नहीं जानते तो नहीं जानते। भाई सीखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। महाकाव्य है वो, काव्य, हाँ, जय संहिता की बात करो, आई एम टॉकिंग अबाउट द जय संहिता। कौरवों की सभा में भीष्म ने, ठीक है वही तो है। लेखक को किस यथार्थ बोध से राहत मिली है? लेखक के अभिभूत होकर सुनते रहे और मन में पाप बोध का एहसास होने से राहत मिली। लेखक के मित्र ने जो शिकायत की थी वह सही नहीं थी। लेखक के मित्र उसी अवस्था में छोटे और लेकिन सम्मान भी करते थे। लेखक भीष्म नहीं है, वे अवस्था में गुणदा यानी गुण लोग भरे पड़े। भविष्य में महादुरंत जंतु से डरना चाहिए, जंतु से डरना चाहिए। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा अच्छा है, बाकी देखते हैं। देखिए इसका आंसर है डी, मैंने देख लिया है मुझे तो। लेकिन अगर आप टाइम दे करके देखिए, एग्जाम के टाइम में अगर ये आप निकाल लेते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। लेखक भी भीष्म नहीं थे और उनसे अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत सारे आगे लोग ज्ञानी गुणी लोग पढ़े हैं। उसको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साफ साफ किस बात की टेंशन लेनी है पर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही था, यथार्थबोध से मैं राहत मिली। अब चलते हैं 249 नंबर प्रश्न से 253 नंबर 53 से चलते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। इस पे फिर आधारित प्रश्न को भी देखेंगे। जो रूल मैंने बताया है, 3 रूल बताया है, लेकिन हम पहले वाले को फॉलो कर रहे हैं, पूरा पढ़ ले रहे हैं। दूसरा वाला ये है कि क्वेश्चन को पढ़ के, तीसरा वाला ये था कि जो जो यूनिवर्सल ट्रुथ है उसको फॉलो करें, बाकी कट कर दे। ठीक है, जो बचे हुए हैं उनको तब जाके पढ़ें। तो यही वाला पढ़ते हैं शुरू से। ट्रेडिशनल यही लगता है, राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो हमें अपने पूर्वजों से परंपरा के रूप में प्राप्त होती है, जिसमें हम बड़े होते हैं, शिक्षा पाते हैं और सांस लेते हैं। हमारा अपना राष्ट्र कहलाता है और उसकी पराधीनता व्यक्ति की पराधीनता की पहली सीढ़ी होती है। ऐसे स्वतंत्र राष्ट्र की सीमाओं में जन्म लेने वाले व्यक्ति का धर्म, जाति, भाषण या संप्रदाय कुछ भी हो, आपस में स्नेह होना स्वाभाविक है। राष्ट्र के लिए जीना और काम करना उनकी उसकी स्वतंत्रता तथा विकास के लिए काम करने की भावना राष्ट्रीयता कहलाती है। जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से धर्म, जाति, कुल आदि के आधार पर व्यवहार करता है तो उसकी दृष्टि संकुचित हो जाती है। राष्ट्रीयता की अनिवार्य शर्त है देश को प्राथमिकता, भले ही हमें स्व को मिटाना पड़े। महात्मा गांधी, तिलक, सुभाष चंद्र बोस आदि के कार्यों से पता चलता है कि राष्ट्रीयता की भावना के कारण उन्हें अनगिनत कष्ट उठाने पड़े, किंतु अपने निश्चय में अटल रहे। व्यक्ति को निजी अस्तित्व कायम रखने के लिए पारस्परिक सभी सीमाओं की बाधाओं को भुलाकर कार्य करना चाहिए, तभी उसकी नीतियां, रीतियां राष्ट्रीय कही जा सकती हैं। जब तक भारत में फूट पड़ी तब तक विदेशियों ने शासन किया, चाहे वह जातिगत भेदभाव हो या भाषागत। तीसरा व्यक्ति उससे लाभ उठाने की अवश्य यत्न करेगा। यत्न या प्रयत्न दोनों की बात है, ठीक है, यत्न ये है, ठीक है, प्रयत्न वाली बात है। आज देश में अनेक प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं, कहीं भाषा को लेकर संघर्ष हो रहा है तो कहीं धर्म या क्षेत्र के नाम पर लोगों को निकाला जा रहा है, जिसका परिणाम हमारे सामने है। आदमी अपने अहम में सिमटता जा रहा है, फलस्वरूप राष्ट्रीय बोध का अभाव परिलक्षित हो रहा है। यदि हमारे राजनेता अपने स्वार्थ के लिए संस्कृति के इस मूल संदेश को भूलकर देश की जनता को गलत दिशा देंगे, तब देश के अंदर अस्थिरता, फूट, अंतर्विरोध, गृह युद्ध जैसे हालत जन्म लेंगे। इसका फायदा अन्य बाहरी देशों को होगा।
अतएव एक जागरूक नागरिक के रूप में हमें इस बात को गहराई से समझते हुए तुच्छ मतभेदों को त्याग कर अपने मत का सदुपयोग करना चाहिए, जिससे चुने गए हमारे प्रतिनिधि राष्ट्र के लिए निर्णयात्मक दिशा दे सकें। जाति, भाषा, धर्म से उठकर धर्म से ऊपर उठकर और नेताओं के भाषणों से प्रभावित हुए बिना हमें विवेकपूर्ण देश के उत्थान में अपना सहयोग देना चाहिए। क्या बात है! ये किसी इतिहास जो बुक थी उसी का कट कॉपी पेस्ट किया गया, किसी लेखक के जो इतिहास की जो बुक थी, आधुनिक भारत की बुक थी, उसी से कट कॉपी पेस्ट किया गया। कोई पत्र था उसी से। चलिए आंसर देखते हैं, मतलब क्वेश्चन देखते हैं। 249 नंबर क्या है? राष्ट्र, संस्कृति और विरासत क्रम से कौन सी व्याकरणीय इकाइयाँ हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्या है? ठीक है, राष्ट्र, सांस्कृतिक, विरासत क्या है? संज्ञा, विशेषण, संज्ञा। डी आंसर सही है। राष्ट्र, सांस्कृतिक, विशासन में संज्ञा क्या है? विशेषण, और संज्ञा व्याकरणिक इकाइयाँ हैं। राष्ट्र, संज्ञा, सांस्कृतिक, विरासत, विशेषण और संज्ञा है। ये संज्ञा, बाकी विरासत। ठीक है। संज्ञा क्या है? उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव के नाम का बोध होता है, जैसे भारत, रामचरितमानस, राष्ट्र, विरासत। अब विशेषण देख लेते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है, जैसे धार्मिक, सांस्कृतिक इत्यादि। अब बातें अगले प्रश्नों की ओर। तो हमारा प्रश्न है, बड़ा था तो उसको थोड़ा सा देखना होगा। ये ऑफलाइन पेज में रहता है तो उसको अच्छे से कराया जा सकता है, चीज़ें बार बार देखनी पड़ती हैं वहाँ पे, लेकिन हम अभी यहाँ पे आंसर का उपयोग कर ले रहे हैं। 250 अंतर्विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि है? अंतर्विरोध। ठीक है, पहला ऑप्शन है अयादि, दूसरा है पूर्वाधि, पूर्व रूप, तीसरा विसर्ग, डी है हल, तो विसर्ग संधि। ठीक है, अंतर्विरोध, अंतर्विरोध शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि क्या उदाहरण क्या भैया? उसका परिभाषा क्या है? स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसका विसर्ग बोलते हैं, जैसे विरोध, अंतर्विरोध। ठीक है, हो गया। अंतः लिख करके उसके बाद विरोध कर दिया, अंतर्विरोध हो गया, विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 251 नंबर है। व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है? जब राष्ट्रीयता को स्व से ऊपर रखकर सोचता है, जब व्यक्ति राजनेताओं के भाषणों से प्रभावित होकर विवेकपूर्ण वोट उन्हें देता है, जब व्यक्ति जाति, धर्म, कुल आदि के प्रमुख मानने लगता है। देखिए ये चीज़ था, उसमें चल के देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको थोड़ा यकीन हो जाए कि हाँ हम लोगों ने सही किया था। देखिए, जाति, भाषा, धर्म से ऊपर उठकर नेताओं के भाषण के प्रभावित हुए बिना विवेकपूर्ण देश के, नहीं नहीं ये नहीं 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 ये था, यहाँ था, ऊपर मैं रिकॉर्डिंग बंद करके देखता हूँ। ये देखिए, ये पहला ही दूसरा स्टेंजेस का, पहले स्टेंजे का ये धर्म से जाति के ऊपर कुल कर राष्ट्र व्यवहार करता है उसकी संकुचित हो जाती है, संकुचित हो जाने दीजिए। 52 नंबर देखिए, 252। जब एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है? एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा क्या कर्तव्य है बताइए? धर्म, जाति, भाषा आदि के तुच्छ मतभेदों को भुलाकर एक सुयोग्य तथा कर्मठ व्यक्ति को मत दें। सही है, अपनी जाति संप्रदाय को बिरादरी के स्थान के लिए जान एक राजनेता ग्रुप जैसे ही बोले इसलिए 8 वोट न दे, हम ठीक है, मार दीजिए। ऐसे साफ साफ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि कैसे कैसे है। एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि धर्म, जाति, भाषा आदि के तुच्छ मतभेदों को भुलाकर एक सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति को मत दे। अब आइए अगला प्रश्न क्या है? देश में चलने वाले अनेक प्रकार के आंदोलनों का क्या परिणाम होता है? लोगों को अधिकार प्राप्त होंगे और स्थानीय लोग उन आंदोलनकारियों को अपना नेता मानने लगेंगे। देश के अंदर स्थिरता पैदा होगी और आपसी प्रेम से भाईचारा बढ़ेगा। आंदोलन से भाईचारा कैसे बढ़ेगा यार? आपसी घृणा और विद्वेष पैदा कर राजनीतिक दलों को अपना वोट बैंक बनाने में मदद मिलेगी। आंदोलन से सरकार आंदोलनकारियों पर बात सुन पाएगी। साफ साफ लग रहा है। सी नंबर साफ साफ लिख रहा है, देखिए। अब आइए अगला गद्यांश देखते हैं, फिर इससे कुछ प्रश्न देखेंगे। आने वाले जो प्रश्न हैं इन्हीं गद्यांश पर आधारित है। ठीक है,
लिखा है हमारे बाल्यकाल के संस्कार ही जीवन का ध्येय निर्धारित करते हैं, अतः यह शैशव में हमारी संतान ऐसे व्यक्तियों की छाया में ज्ञान प्राप्त करेगी जिनमें चरित्र तथा सिद्धांत की विशेषता नहीं है, जिनमें संस्कार जनित अनेक दोष हैं, संस्कार जनित अनेक दोष, तो फिर उनके चरित्र पर भी उसी की छाप पड़ेगी और भविष्य में उनके ध्येय भी उसी के अनुसार स्वार्थमय तथा अस्थिर होंगे। शिक्षा एक ऐसा कर्तव्य नहीं है जो किसी पुस्तक को प्रथम पृष्ठ से अंत पृष्ठ तक पढ़ाने से ही पूर्ण हो जाता है। आइए बढ़ते हैं। शिक्षा की बात हो रही है, वरन वह एक ऐसा कर्तव्य है जिसकी परिधि सारे जीवन को घेरे हुए है और पुस्तक ऐसे सांचे हैं जिन्हें ढालकर उसे सुडौल बनाया जा सकता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने ऊपर निर्भर रहना। जो व्यक्ति दूसरे के मुंह को नहीं ताकते वे ही आत्मनिर्भर होते हैं। वस्तुतः आत्मविश्वास के बल पर कार्य करते रहना आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है समाज, निज, राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। स्वावलंबन जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी अवश्य होना चाहिए। स्वावलंबन व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के जीवन में सर्वांगीण सफलता प्राप्त का महामंत्र है। स्वावलंबन जीवन का अमूल आभूषण है, वीरों तथा कर्मयोगियों का इष्ट देव है, सर्वांगीण उन्नति का आधार है। क्या बात है, कुछ ज़्यादा ही नहीं साहित्यिक चला जा रहा है। जब व्यक्ति स्वावलंबी होता है उसमें आत्मनिर्भरता होगी तो ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे वह ना कर सके। क्या बात है, ध्यान रखिए। स्वावलंबी मनुष्य के सामने कोई भी कार्य आ जाए वह अपने दृढ़ विश्वास से, अपने आत्मबल से उसे अवश्य ही पूर्ण कर लेगा। स्वावलंबी मनुष्य जीवन में कभी भी असफलताओं का मुंह नहीं देखता। वह जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर कामयाब होता जाता है। सफलता तो स्वावलंबी मनुष्य की दासी बनकर रहती है। जिस व्यक्ति का स्वयं अपने आप पर ही विश्वास नहीं वह भला क्या कर पाएगा। परंतु इसके विपरीत जिस व्यक्ति में आत्मनिर्भरता होगी वह कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। वह जो करेगा सोच समझकर धैर्य से करेगा। मनुष्य में सबसे बड़ी कमी स्वावलंबन का न होना, सबसे बड़ा गुण भी मनुष्य की आत्मनिर्भरता ही है। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। एकदम बिल्कुल अध्यात्म से जुड़ा हुआ टॉपिक था, दिल को सुकून दे दिया। सर्वांगीण सफलता प्राप्त करने का महामंत्र लेखक ने क्या अनुसार है? आत्मविश्वास, सहिष्णुता, अच्छे संस्कार, ठीक, यही आत्मनिर्भरता और आत्मबल बनाए रखिए, आप हो जाएगा। आत्मनिर्भरता साफ साफ दिख रहा है वहाँ पे, साफ साफ क्लियर दिख रहा है। क्या बात है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। थोड़ा सा इस चीज़ को एडिट करिए क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब वहाँ पढ़ो यहाँ पढ़ो एक साथ नहीं हो पा रहा है। अगर हम छोटा कर देंगे तो वो चीज़ें दिखेंगी नहीं आपको। आपको लग रहा होगा कि मास्टर एक साथ क्यों नहीं दिखा रहा है। कैसे दिखेगी चीज़ें, छोटी छोटी हो जा रही हैं। ये यहाँ भी छोटा हो जा रहा है, वहाँ भी छोटा हो रहा है, दिखाई ही नहीं। और छोटे से स्क्रीन में देखेंगे तो आपको भी नहीं समझ में आएगा चीज़ें। कोई बात नहीं, कोशिश कर रहे हैं अपनी हम। स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्दों के विलोम रूप क्या हैं? स्वार्थ का निस्वार्थ, स्वार्थमय का निस्वार्थ होगा और अस्थिर का गतिशील होगा। देखिए साफ साफ दिख रहा है तो सही है, क्या दिक्कत है। सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिंग क्रम से हैं। क्या बात है, क्या पूछ रहा है, अच्छा है। सिर्फ वो एक मैटर दे दिया है, उसमें भर दिया है, उसी में से एक एक छोटा छोटा पूछ रहा है। ठीक है। सफलता स्त्रीलिंग, कार्य पुल्लिंग है, आत्मनिर्भरता भी पुल्लिंग है। इसका मतलब पुल्लिंग क्या है? आत्मनिर्भरता। मेल्स आर ठीक है, आत्मनिर्भर भारत बनाओ। सेल्फ रिलीजिएंट भी है सफलता का। ठीक। जीवन की सफलता की कहानी सीढ़ी कौन सी है? जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है बताइए।
ठीक है, देख लीजिए 257 नंबर ए है, आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर बनना। चलते हैं। बोलता है, हाँ, आत्मनिर्भर बनना हो गया। अब चलते हैं 258 नंबर प्रश्न पर। शैशव के शिक्षकों का बच्चे पर क्या असर पड़ता है? छोटे बच्चों का, बच्चे निर्दोष अबोध होते हैं और शिक्षकों के स्व स्वभावगत गुण दोषों का खास असर नहीं होता। ठीक है, नहीं की बात कर रहा है तो फिर ये नेगेटिव सेंटेंस में शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष सहज ही बच्चों में आ जाते हैं, क्योंकि वो नोटिस करते हैं बच्चों को पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, शिक्षक की व्यक्तिगत जीवन से क्या लेन देन है। ये तो आज के ज़माने की बात है ना, ये आज के ज़माने के शिक्षक बोलते हैं। शिक्षक को बच्चे का पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए, ये उसमें था ही, पाठ्यक्रम की कोई बात ही नहीं थी। बी नंबर सही है। शैशव के शिक्षकों का बच्चे पर निम्न असर पड़ता है। शिक्षकों के चरित्र के गुणदोष सहज ही बच्चों में आ जाते हैं। अब आइए अगले गद्यांश को पढ़ते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। बहुत बड़ा बड़ा दे रखा है, फिर भी वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट फॉर डूइंग दिस। प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी आपको मज़ा आएगा वहाँ पे। तो मेरी मानिए कि करते रहते हैं, लगे रहिए, डटे रहिए, लगे रहो, डटे रहो, जमे रहो, तभी ये नहीं पार होगी। देखिए कंपटीशन का जो स्तर है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आपको हर चीज़ देख करके चलना पड़ेगा, छोटा सा छोटा और बड़ा सा बड़ा भी देख के चलना पड़ेगा। सिर्फ और डिजिटल मीडिया या डिजिटल चीज़ों के पे नहीं रहना पड़ेगा। कुछ पुस्तक, कुछ बुक भी पढ़ना होगा, वो बुक और पुस्तक बता दिया जाएगा। पहले PYQ पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले। बोलता है, मृत्युंजय और संघमित्र की मित्रता पाटलिपुत्र के जन की जानी बात थी। मृत्युंजय जन द्वारा धन्वंतरी की उपाधि से वशीभूत विभूषित वैद्य थे, क्या बात है, और संघमित्र समस्त उपाधियों से विमुक्त भिक्षु। मृत्युंजय चरक और सुश्रुत के को समर्पित थे। भाई ऐतिहासिक चीज़ है, एंसेंट को कर रहा है, थोड़ा सा जूम करना ही पड़ेगा। हाँ, आप देखिए, समर्पित थे जो संघमित्र बुद्ध के संघ और धम्म को प्रथम प्रथम का जीव अच्छा, जो संघमित्र बुद्ध के संघ और धर्म को प्रथम का जीवन की संपन्नता, दीर्घायुष्य में विश्वास था, तो द्वितीय का जीवन के निराकरण और निर्वाण में। दोनों ही दो विपरीत तत्वों के समान थे, फिर भी उनके मध्य बहने वाली स्नेह सरिता उन्हें अभिन्न बनाए रखती थी। यह आश्चर्य है, जीवन के उपासक वैद्यराज को उस निर्वाण के लोभी के बिना चैन ही नहीं था। यह परम आश्चर्य था कि समस्त रोगों को मलों की तरह त्यागने में विश्वास रखने वाला भिक्षु भी वैद्यराज के मोह में फंस अपने निर्वाण को कठिन से कठिनतर बना रहा था। क्या बात है। वैद्यराज अपनी वार्ता में संघ मित्र से कहते, निर्वाण मोक्ष का अर्थ है आत्मा का मृत्यु पर विजय। संघ मित्र हंसकर कहते, देह द्वारा मृत्यु पर विजय मोक्ष नहीं, देह तो अपने आप में व्याधि है। तुम देह की व्याधियों को दूर करके कष्टों से छुटकारा नहीं दिलाते, बल्कि कष्टों के लिए अधिक सुयोग जुटाते हो। देह व्याधि से मुक्त तो भगवान की शरण में है। वैद्यराज ने कहा, मैं तो देह को भगवान के समीप जीते ही बने रहने का माध्यम मानता हूँ, पर दृष्टियों का यह विरोध उनकी मित्रता के मार्ग में कभी बाधक नहीं हुआ। दोनों अपने कोमल हास और मोहक स्वर से अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करते रहते। ठीक है, अध्यात्म की बात हो रही है, जीवन और मृत्यु की बात हो रही है, निर्वाण की प्राप्ति की बात हो रही है, मोक्ष की बात हो रही है, चैन की बात हो रही है, आश्चर्य की बात हो रही है, हर चीज़ बात हो रही है। आइए प्रश्न देखते हैं। देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र का क्या विचार था? देह व्याधि के निराकरण के बारे में क्या विचार था? देह व्याधि निराकरण, देह बाधि निराकरण।
ये सही है, देखिए। अच्छा, यहाँ भी है, तुम देह की व्याधियों को दूर करके कष्टों से छुटकारा नहीं दिलाते बल्कि कष्टों को। ठीक है, आइए देखते हैं। संग देह व्याधि से मुक्ति भगवान की शरण में जहाँ मानते थे। ठीक है, वही तो बोल रहा था, भगवान की शरण ही मानता है, क्या है। हम्म तो आंसर सही है, ए नंबर, देहवादी निराकरण में। हाँ ठीक। आइए 260 नंबर देखते हैं क्वेश्चन का। आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष होता है, ऐसा किसने माना था। मृत्युंजय, मृत्युंजय, मृत्युंजय। ठीक है, दिए गए आत्मा का मृत्यु कथन ही मोक्ष है, ये कथन मृत्युंजय है। ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, वहाँ पे ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि कैसा कैसे क्या कर रहा है मास्टर। मास्टर पे डाउट मत करिए। अब ऐसे पीडीएफ में सब चीज़ें तुरंत नहीं हो पाती हैं। व्याधि और सुयोग शब्दों में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। व्याधि, ठीक है, व्याधि और सुयोग में क्या है, वी और सु, वी और सु। डी आंसर सही है। उपसर्ग की बात हो रही है ना, उपसर्ग उसे, इसमें वी हो गया, उसके बाद ये इसमें सौ हो गया, सु हो गया, ये हो गया आपके उपसर्ग, और क्या बाकी आगे। ठीक। 260 नंबर देखना प्रश्न, संघमित और मृत्युंजय के विषय में कौन सा कथन सही है। मृत्युंजय तथा जीवन जीते हुए निर्वाण प्राप्ति के समर्थक थे तथा संघमित जीवन की समानता तथा दीर्घायुष्य में विश्वास रखते थे। ठीक है, संघमित और मृत्युंजय दोनों मृत थे और उनके जीवन के सिद्धांत जैसे। ठीक है, संघमित ये दो गलत है। संघमित जीवन को निरोग बनाकर आनंदपूर्वक जीने से दीर्घायु रहकर उपभोग का आनंद उठाने के समर्थक थे। ठीक, मृत्यु होते हुए भी उन दोनों का जीवन सिद्धांत विपरीत था। ये भाई थोड़ा सा टेक्निकल है, इस चीज़ को आपको बार बार देखना होगा, बार बार उस चीज़ जा करके पढ़ना होगा। ठीक है, विपरीत था तो क्या था, पूरा जब तक पढ़ करके इसका जिस्ट नहीं निकालेंगे, जिस्ट नहीं निकालेंगे, तब तक चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, ये है, देखिए, दोनों ही विपरीत तटों के समान थे, यही लाइन। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन आसान से नहीं होते हैं, उनमें बहुत कठिनाइयाँ भी होती हैं। तो ये था, जीवन की संपन्नता और दीर्घायु में किसका विश्वास था। मृत्युंजय का, मृत्युंजय, मृत्यु वाली बात तो ये हो गई, मृत्युंजय का साफ साफ दिख रहा है, देख लीजिएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। तो ये 263 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, 263 है। और मुझे लग रहा है गद्यांश तक कहाँ तक पहुँचेंगे हम, 288 होगा शायद, और भी होगा, लेकिन ये बड़े बड़े हैं, उनको पढ़ने में और टाइम चाहिए। लेकिन अगर हम अभी शुरू कर देते हैं, एक ही वीडियो में इतना लंबा करेंगे तो हो सकता है आप बोर हो जाएंगे। तो ये पार्ट 1 है, भाग 1 है ये, गद्यांश पद्यांश और वो। ठीक, आने वाला जो भाग 2 भी आएगा, किससे चल के आएगा, यूट्यूब पे चल के आएगा। देखिए 68 ये है, इतने सारे बड़े बड़े हैं, उसके बाद फिर और भी हैं, इसमें भी हैं, उसमें भी हैं, इसमें भी हैं, उसमें भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। तो आराम आराम से चलते हैं, क्योंकि इसमें 5 नंबर फिक्स करना है आपको, एक ही दिन में खिचड़ी नहीं बनाना है। ठीक है, एक ही दिन में खिचड़ी बना करके आपको मैं मंत्र मुग्ध कर दूँ और बोलूँ कि नहीं नहीं मैं ही मास्टर हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए आपको। तो कहने का मतलब है, आने वाले टाइम पे ये गद्यांश भी कर लेंगे, बाकी जो टॉपिक बचा है उसको भी कर लेंगे। अभी के लिए इस जो चलचित्र या वीडियो है, ये चलचित्र को हम विराम देते हैं, विराम देते हैं अभी के लिए। आने वाले लेक्चर्स को पार्ट 2 के रूप में अपलोड किया जाएगा। तो आपको क्या करना, हमसे जुड़े रहना है, हमारी बातों को समझना है, सिर्फ वीडियो देखिए। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, अच्छे से आएंगी, बेहतर आएंगी। तो जुड़े रहें हमसे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और दूसरों से शेयर करें, जो अपने दोस्त हैं, हित फैमिली के जो लोग हैं, जो ये गद्यांश समझना चाहते हैं। जहाँ भी ये पूछा जा रहा है हर जगह काम आएगा, भारत के नॉर्थ इंडियन स्टेट में हर जगह काम आएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा भी हो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, आपकी प्रतिक्रिया का हमें बेहतर से बेहतर इंतज़ार रहेगा। बेहतरीन आने वाले वक्त में हम और भी सारे क्वेश्चंस को कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।